समापन जो अपने चैप्टर चल रहा है उसमें पहला इलस्ट्रेशन मैंने बता दिया था, दूसरा इलस्ट्रेशन आपको करने के लिए दिया था, तीसरा इलस्ट्रेशन देखो। तीसरे इलस्ट्रेशन में देखा है XYZ ने 1 जनवरी को व्यापार प्रारंभ किया, जिनका लाभांश अनुपात 5:3 था और इनकी पूंजी थी, और वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 40,000 रुपये हुआ। साझेदारों के संबंध अच्छे नहीं थे, अतः 31 दिसंबर को उन्होंने फर्म के समापन का निर्णय लिया। देखो इसमें इसी वर्ष उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष के अंत में फर्म का समापन भी हो गया। तो समापन के खाते हम तब तक नहीं बना सकते जब तक लाभों का बंटवारा नहीं होगा। यानी कि इन्होंने क्या वर्ष के प्रारंभ में व्यापार प्रारंभ किया है, तो सबसे पहले तो वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ, लाभों का बंटवारा करना पड़ेगा। तो लाभों का बंटवारा करने के लिए हमारे को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरे, समापन के दिन उनकी पूंजी का शेष कितना था, इसके लिए हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा समापन से पहले का। ठीक है, इसके बाद में फिर समापन होने पर फिर हमारे को रिलायंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, संपत्तियों का मूल्य नहीं दे रखा है, तो हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना करके संपत्तियों का मूल्य भी ज्ञात करेंगे। यानी कि इसमें 6 खाते बनेंगे आपके। तो सबसे पहले समापन से पहले के 3 खाते। तो पहले तो लाभों का बंटवारा करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इसमें साझेदारों को पूंजी पर ब्याज है, लाभों में हिस्सा वो बंटवारा नहीं किया गया है, तो उसको दिखाएंगे। तो इसमें देखो दे रखा है कि 2013 में जो फर्म का लाभ है 40,000 रुपये था, तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले ये प्रॉफिट दिखा देंगे बाय P&L 40,000 रुपये का प्रॉफिट। अब इसमें देखो साझेदारों को क्या क्या मिलने वाला था, पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज है तो हम दिखा देंगे इसके DR साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y और Z। पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर लगता है, प्रारंभिक पूंजी इसमें दे रखी है, इसमें जो कैपिटल दे रखी है प्रारंभिक ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। और हम अब तक जो खाते बनाए फर्म के समापन में वो वर्ष के अंत की पूंजी होती थी, इसलिए इनकी क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात करने के लिए हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा समापन से पहले का। तो इसमें पूंजी है X की, वो थी 80,000, और पूंजी पर जो ब्याज की जो दर है वो दे रखी है 5%। तो 80,000 का 5% है वो हो गया 4,000। Y की पूंजी 60,000 थी, तो 60,000 का 5% ब्याज हो गया 3,000, और Z की पूंजी जो 40,000 है उसका 5% हो गया 2,000। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज हो गया टोटल 9,000। बस इसके बाद में और कुछ नहीं है, इसमें आहरण किया है लेकिन आहरण पर ब्याज नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में 2 ही मदे हैं। तो CR साइड का जो टोटल है वो आपके दे रखा है 40,000। 40,000 में से 9,000 रुपये पूंजी पर ब्याज दे दिया। 9,000 रुपये देने के बाद में शेष राशि है वो कितनी बची, 31,000। 31,000 का जो प्रॉफिट है वो साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट X, Y और Z। तो 31,000 को तीनों बांटेंगे और अनुपात दे रखा है इसमें 5, 3 और 2। तो 5, 3, 2 के अनुपात में बांटेंगे 31,000 को। तो पहले का कितना हो गया 5/10, तो यानी कि आधा। आधा जो है इसका कितना हो गया X का 15,500। ऐसे ही Y का है 3/10 31,000 का। तो 31,000 का 3/10 ये देखो आपके इसका हो गया आपके 9,300। ठीक है, और तीसरे का हो जाएगा 2/10 31,000 का, उसका हो जाएगा आपके 6,200। इस प्रकार से 31,000 हो गया, टोटल आपके हो गया ये 40,000। ये तो बढ़ गया आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये बनाना जरूरी था क्योंकि लाभों का बंटवारा हमने नहीं किया है। अब समापन से पहले का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इनको जो पूंजी पर ब्याज मिला है, लाभों में हिस्सा मिला है, वो हम दिखाएंगे, और समापन के दिन उनकी पूंजी का शेष कितना था वो हमारे को ज्ञात करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें 2 बढ़ेंगे, एक समापन से पहले और एक समापन के बाद का बंटवारा करने के बाद में समापन से पहले का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष, वर्ष के प्रारंभ की इनकी पूंजी है वो दे रखी है इसमें 80,000, 60,000 और 40,000। ये तो इनकी प्रारंभिक पूंजी हो गई। ठीक है, और पूंजी पर ब्याज
वो हम सीआर साइड में दिखा देंगे। तो पूंजी पर ब्याज है, इसका आया था 4000, 3000 और इसका आया था 2000। अच्छा, P&L एप्रोप्रिएशन में जो लाभों का बंटवारा किया था उसको हम दिखा देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसका आया था आपके 15,500, इसका आया था आपके 9,300 और इसका आया था आपके 6,200। ये 9,300। ये तो इनका लाभों में जो हिस्सा है पूंजी पर ब्याज वो दिखा दिया। और इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने आहरण किया था। तो आहरण को हम पार्टनरशिप अकाउंट में यानी कि ड्राविंग्स को डीआर साइड में दिखाते हैं। तो ड्राविंग्स देखो, इसमें एक्स का जो दे रखा है 12,000, वाई का 16,000 और जेड का 8,000 रुपये था। ठीक है, अब समापन के दिन उनकी पूंजी का शेष कितना था, तो बैलेंस शीट याद कर लेंगे। तो अब टोटल लगा लो इसका। तो जेड का टोटल आपके 48,200, इसका आपके 72,300 और इसका आ गया आपके 99,500। ठीक है, अब इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा पूंजी का अंतिम शेष। समापन के दिन उनकी पूंजी का शेष कितना था, तो ये आपके 99,500 था सीआर साइड का। इसमें से आपके ये 12,000 हम लेस कर देंगे, इसका आ गया 87,500। यानी कि समापन के दिन एक्स की पूंजी 87,500 थी। ऐसे वाई का निकाल लेंगे। वाई का सीआर साइड का टोटल 72,300 था। उसमें से हम 16,000 हम लेस कर देंगे, तो ये आ गया आपके 56,300। ऐसे ही जेड का सीआर साइड का 48,200 में से 8,000 घटा देंगे तो इसका कितना आ गया 40,200। ये आ गया इनका पूंजी का अंतिम शेष। तो लगा दिया हमने 72,300 और इसका आ गया 48,200। तो समापन के दिन उनकी पूंजी का शेष इतना था। क्योंकि अगर ये पहले बैलेंस शीट दी हुई होती इसमें समापन के दिन की, तो ये हमारे को बनाना नहीं पड़ता। क्योंकि इन्होंने व्यापार इसी वर्ष प्रारंभ किया तो लाभों का बंटवारा भी करना पड़ेगा, पार्टनरशिप अकाउंट भी बनाना पड़ेगा समापन से पहले का, और उस दिन की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में समापन के बाद के फिर 3 खाते हमारे को बनाने पड़ेंगे, आपके रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट और फिर कैश अकाउंट। ठीक है, तो समापन से पहले का दूसरा नंबर का खाता तो हो गया पार्टनरशिप अकाउंट। अब तीसरे नंबर का खाता बैलेंस शीट, क्योंकि इसमें उस दिन समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और पार्टनरशिप अकाउंट बनाया फर्म के समापन से पहले। इसमें क्वेश्चन में आपके दे रखा है कि फर्म की संपत्तियों की बिक्री से 1,60,000 रुपये वसूल हुई है। संपत्तियों से कितना पैसा मिला ये तो दे रखा है, लेकिन उस दिन उन एसेट्स का जो मूल्य है वो कितना था ये नहीं दे रखा है। और जब तक उन संपत्तियों का मूल्य हमारे को ज्ञात नहीं होगा हम रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते। तो संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या है, अगर कोई एसेट्स नहीं दे रखी है, कोई लायबिलिटीज नहीं दे रखी है, तो जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उस अंतर की राशि से हम ज्ञात कर लेते हैं। जो मद दे रखी है वो हम लिख देंगे, जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो मद आ जाएगी जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो इसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट में समापन के दिन उस दिन कौन सी संपत्तियां दायित्व जो प्रश्न में दे रखी है उनको हम लिख देंगे। तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो इसमें दे रखा है कि 48,000 रुपये के लेनदार थे, तो लेनदार जो थे उनको हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ये आगे आपके क्रेडिटर्स आगे 48,000। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी दे रखा है रोकड़ 13,000 रुपये थी, तो रोकड़ यानी कि एसेट्स में दिखा देंगे कैश को। 13,000 रुपये आपके कैश आ गया। और इसमें दे रखा है
कि संचय 3000 रुपये थे, संचय यानी कि रिजर्व, लाभों का शेष, उसको हम किस में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो रिजर्व है ये 3000 ही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, समापन के दिन उनकी कैपिटल कितनी थी, ये तो हमने ज्ञात कर ली थी। हमने जो पार्टनर्स के प्रमाण बढ़ाया था उससे हमने ज्ञात कर लिया था कि समापन के दिन जो पूंजी का अंतिम शेष आया था वो हम इसमें कैपिटल दिखा देंगे। तो जो कैपिटल है वो देख लो, इसमें एक्स, वाई और जेड की। एक्स की जो कैपिटल है वो थी इसमें 87,500 और वाई की जो कैपिटल है वो थी आपके 56,300 और जेड की कैपिटल है वो आई थी 40,200। तो टोटल देख लो आपके कितना है, 1,84,000, ठीक है। यानी कि इस दिन हमारे पास में ये मालूम है कि क्रेडिटर्स इतने थे, रिजर्व इतना था और समापन के दिन की कैपिटल इतनी थी और उस दिन कैश इतना था। लेकिन बाकी जो संपत्तियां हैं वो कितनी थी ये नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे और इसके टोटल में से ये घटा देंगे। अंतर की जो राशि है वो क्या जाएगी आपके सन्ड्री एसेट्स, ये सन्ड्री एसेट्स आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर में। यानी कि डिफरेंस होता है वो बैलेंसिंग फिगर कहलाता है भैया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लो आपके जो लायबिलिटी साइड है इसका टोटल। तो लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 2,35,000, ठीक है। अभी 2,35,000 आपके लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे, ये कैश है आपके 13,000, ये हम घटा देंगे, ठीक है। अब 13,000 अगर इसमें से घटा देते हैं 2,35,000 लायबिलिटीज है और 13,000 आपके कैश था केवल 2,22,000, ये 2,22,000 आ गया डिफरेंस। इसका मतलब है कि समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था, 2,22,000। इसलिए मेमोरेंडम शब्द का इस्तेमाल किया है कि कोई भी मद अगर नहीं दे रखी है, बाकी मदें दे रखी है, तो वो मदें लिख करके जो डिफरेंस आता है वो वही मद आ जाती है जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ठीक है। ये आपके मेमोरेंडम बैलेंस शीट हो गई। तो संपत्तियों का मूल्य हमारे को ज्ञात चल गया है, ठीक है। अब समापन से पहले के हमने खाते तैयार कर लिए। अब समापन के बाद के हम 3 खाते तैयार करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट और कैश अकाउंट। अब तीनों खाते तैयार करेंगे। समापन के बाद हम सबसे पहले खाता बनाते हैं रियलाइजेशन, वसूली खाता। और वसूली खाते में सबसे पहले डीआर साइड में समापन के दिन की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जो मदें होती है वो एसेट्स को हम दिखाएंगे इसके डीआर साइड में। सन्ड्री एसेट्स यानी कि समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था, और समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य कितना था इसको हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट से हमने ज्ञात कर लिया था। मेमोरेंडम बैलेंस शीट से हमने ज्ञात किया था कि उस दिन संपत्तियों का जो मूल्य है वो कितना था, 2,22,000, ठीक है। अच्छा, उस दिन जो दायित्व है एक ही था, इसमें क्वेश्चन ने देखा लेनदार, तो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड। संपत्तियों को डीआर साइड में दिखाते हैं और दायित्वों को दिखाते हैं सीआर साइड में। तो क्रेडिटर्स का जो मूल्य है वो कितना था इसमें, 48,000, ठीक है। तो संपत्तियों को डीआर साइड में दिखा दिया और क्रेडिटर्स हमारे जो 48,000 थे उसको हमने सीआर साइड में दिखा दिया, बस यही मदद थी। अब हम क्या करेंगे, संपत्तियों को बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है, राशि वसूल होती है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो इसमें दे रखा है कि संपत्तियों को इसमें नकद बेचा गया है और संपत्तियों से 1,60,000 रुपये की राशि वसूल हुई है, तो इसमें दिखा देंगे बाई कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि संपत्तियों से वसूली। तो संपत्तियों से जो वसूली हुई है वो कितनी हुई है, 1,60,000। अच्छा, दायित्व जो है क्रेडिटर्स एक ही मद है और लेनदारों के बारे में इसमें क्या दे रखा है कि लेनदारों का हमने इसमें क्या है जो भुगतान किया है वो कैसे किया है, इसमें 10% बट्टे पर। तो लेनदार 48,000 हमारे थे, तो 10% कितना होता है, 4,800। तो 4,800 इसमें से कम कर दो, कितने आ गए आपके, 43,200।
यानी कि हमने जो लेनदारों को भुगतान किया है वो कितना किया है, 43,200। और दायित्वों का भुगतान करते हैं तो कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में, टू कैश लायबिलिटीज पेड, या क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही मद है इसमें। तो हमने लेनदारों को कितना भुगतान किया है, 43,200 रुपये का लेनदारों को भुगतान किया है। ठीक है, एक तो ये मद आ गई। अच्छा, इस कार्य के ऊपर कोई खर्चा होता है तो वो देखो, इसमें प्रश्न में दे रखा है कि वसूली वे 1800 रुपये हुए। खर्चे जो भी होते हैं वो हम इसके डीआर साइड में दिखा देंगे, कैश ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस 1800 रुपये। तो ये 1800 रुपये आपके खर्चे हो गए। ठीक है, अब देखो इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है। तो अब देखो इसमें किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। देखो इसमें अगर देखते हैं तो इसका डीआर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो डीआर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो डीआर साइड का टोटल ही पहले लगा देंगे। और डीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस। तो लॉस होता है तो इसमें देखो आपके कितना हो रहा है, 45 और 2,22,000। ठीक है, ये आगे आपके डीआर साइड का टोटल आ रहा है 2,67,000। और सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,08,000। तो 2,67,000 में से सीआर साइड का टोटल है 2,08,000, ये हम लेस कर देंगे, ये आ गया 59,000। 59,000 रुपये का हमारे को लॉस हो रहा है। फर्म का समापन करने पर फर्म को लॉस कितने का हो रहा है, 59,000 रुपये का। ये 59,000 रुपये का जो लॉस हो गया है इसको साझेदार बांट लेंगे। अब 59,000 को जो बांटेंगे तो इसमें देखो प्रश्न में जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, इसमें अनुपात दे रखा है 5:3:2। तो 59,000 को हम क्या करेंगे, 5:3:2 के अंदर बांट लेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों 5:3:2 के अनुपात में। तो सबसे पहले 59,000 का 5/10, ये आ गया आपके 29,500। एक्स का शेयर है वो तो कितना आ गया, 29,500। ऐसे वाई का आ जाएगा, वाई का कितना आ जाएगा, 3/10 इंटू 59,000। तो वाई का हिस्सा है वो आ जाएगा आपके 17,700। और ऐसे ही जेड का आ जाएगा 2/10 इंटू 59,000। तो इसका जेड का जो हिस्सा है वो आ जाएगा आपके 11,800। ठीक है, तो 59,000 को हमने तीनों साझेदारों में 5:3:2 के अनुपात में डिवाइड किया, रियलाइजेशन का लॉस तो ये इतना आ गया। ठीक है, ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अब समापन के बाद रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना लिया, अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में समापन के दिन उनकी पूंजी का शेष कितना था, बाई बैलेंस बीडी। तो हमने समापन से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, उससे हमने ज्ञात कर लिया था। और उसमें एक्स की जो कैपिटल है वो आई थी 87,500 और वाई की आई थी 56,300 और जेड की आई थी 40,200। ये समापन के दिन इनकी पूंजी का शेष था। ठीक है, अच्छा पहले का रिजर्व था, रिजर्व को साझेदार बांटेंगे तो इसको कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। अच्छा रिजर्व जो है पहले का 3,000 था, तो इस रिजर्व को 3,000 को बांटेंगे 5:3:2 के अनुपात में। तो पहले का 5/10 आधा हो गया 3,000 का, तो इसका कितना हो गया 1,500 रुपये। दूसरे का कितना हो जाएगा 900 और तीसरे का कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो रिजर्व है वो हमने बांट दिया है, तो पूंजी का शेष दिखा दिया, रिजर्व दिखा दिया। अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे को लॉस हुआ था। प्रॉफिट होता तो हम कहाँ दिखाते, सीआर साइड में, और लॉस होता है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। अच्छा रियलाइजेशन जो लॉस है 59,000 रुपये का हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट हमने जो बनाया था, तो उसके अंदर जो हिस्सा आया था इसमें आपके वो कितना आया था, एक्स का आया था आपके 29,500 और वाई का आया था 17,700 और जेड का आया था 11,800।
ठीक है, ये रिलायंस लॉस आया। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि फर्म का समापन हो गया तो इनको भुगतान करना है तो हम सीआर साइड का टोटल लगा करके उसमें से डीआर साइड का घटा देंगे, वो राशि इनको भुगतान करनी है। तो इसका टोटल देखो आपके जेड का 40,800 और इसका टोटल देखो आपके, इसका आ गया आपके 57,200 और इसका टोटल है 89,000, ये इसका टोटल आ गया। ठीक है, अब इनमें से ये डीआर साइड का घटा देंगे, ये राशि साझेदारों को हम भुगतान करेंगे टू कैश, जिसको हम बोलते हैं फाइनल पेमेंट। तो ये 89,000 था, 89,000 में से 29,500 इसमें से लेस कर दो, 59,500, यानी कि x को तो हम कितना पेमेंट करेंगे, 59,500 रुपये का पेमेंट करेंगे। अब ऐसे y का देख लो, y का 57,200 था, 57,200 में से 17,700 घटा दो, इसका आ गया आपके 39,500, यानी कि y को हम कितना पेमेंट करेंगे, 39,500 का पेमेंट करेंगे। अब ऐसे ही जेड का देख लो, जेड का सीआर साइड का टोटल है आपके 40,800 और डीआर साइड में आ रहा है 11,800, तो ये 11,800 इसमें से लेस कर दो, इसका आ गया आपके 29,000, यानी कि जेड को पेमेंट करना है 29,000। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया 89,000, 57,200 और इसका टोटल आ गया आपके 40,800। ठीक है, ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट बढ़ गया। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट में दिखाते हैं रोकड़ का प्रारंभिक शेष। तो देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर पहले का कोई रोकड़ का जो शेष है वो हमारे पास कितना था, वो देखो इसमें रोकड़ का शेष इसमें दे रखा था 13,000 रुपये। तो सबसे पहले उसको डीआर साइड में दिखा देंगे, टू बैलेंस बीडी, 13,000 रुपये का कैश तो हमारे पास पहले से था, और जो भी रोकड़ आती है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में, और रोकड़ी भुगतान है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। प्राप्तियां जो है या रोकड़ आती है डीआर साइड में, और रोकड़ी भुगतान, रोकड़ के खर्चे, वो सब सीआर साइड में दिखाते हैं। तो रोकड़ हमारे पास इसमें और कौन सी आई, संपत्तियों को बेचने से। तो संपत्तियों को बेचने से इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1,60,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी हमारे को। तो 1,60,000 रुपए हमारे को संपत्तियों से प्राप्त हुआ, तो रोकड़ हमारे पास यही आई है। 13,000 रुपए का केस पहले से था और 1,60,000 रुपए हमारे को संपत्तियों को बेचने से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी का हम टोटल लगा देंगे। तो डीआर साइड में तो यही है, इसके अलावा कोई मत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा हो नहीं सकता है कि सीआर साइड का टोटल ज़्यादा हो जाए, उसका टोटल इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब भुगतान जो है, भुगतान में देखो एक तो हमने लेनदारों का भुगतान किया था, और लेनदारों का हमने जो भुगतान किया था वो किया था 43,200, यानी कि क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट किया था, 43,200। इसके अलावा हमारे खर्चे हुए थे, खर्चे जो हुए थे वो थे इसमें 1,800 रुपए। ठीक है, 1,800 रुपए ये खर्चे दिखा दिए। इसके अलावा अब इन साझेदारों को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, एक्स को, वाई को और जेड को। तो एक्स को तो हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 59,500, और वाई को पेमेंट कितना कर रहे हैं, 29,000 नहीं, ये 39,500, 39,500, और जेड को पेमेंट कर रहे हैं 29,000। ठीक है, अब ये टोटल इसका बराबर आ जाएगा। ये बढ़ गया आपके कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में क्या है, समापन से पहले के हमने 3 अकाउंट बनाए, और समापन के बाद के हम जो 3 खाते बनाते हैं, रिलायंस अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट और कैश अकाउंट, वो हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको इसका तीसरा जो इलस्ट्रेशन है ये मैंने आपको बताया है। तो एक तो इस इलस्ट्रेशन को आप फिर से रिपीट कर लेना, और अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ।
आपने क्या इसका पहला और दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया था। तीसरा इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 175, पेज नंबर 175 पर आपको तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है।